हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइज, अगर आप लोग ये पहली बार सेशन देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज कंप्लीट करेंगे आपके एमपी टेट एग्जाम से पहले। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो और स्पॉन्सर्ड बुक नहीं है। ये हमारा 16th और शायद 17th नंबर का सेशन है। इससे पहले की जितने भी सेशंस हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो देख लीजिए। ये बुक से क्वेश्चन डिस्कस कराने का केवल एकमात्र एम ये है कि इसमें अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स के आप लोग को क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे आपका राजस्थान का, आपका हरियाणा का, बिहार टेट और पंजाब टेट, यूपी टेट, सी टेट, इवन एमपी टेट का जो इतने साल पहले भी हुआ था ना, तो इसमें ना सारे टेट जितने भी होते हैं ना, उन सभी के क्वेश्चंस इसमें गिवन है। इस वजह से ये बुक थोड़ी सी ठीक है। और हाँ, थोड़ी मिस्टेक्स तो हर बुक में ही रहती है, तो आपको कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल जो सही आंसर है वो आपको बताया जाए, भले इस बुक में कुछ भी गिवन हो। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो हम लोग आज 4th चैप्टर करने वाले हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कोशिश की जाएगी बायलिंगुअल रहे, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा मैं बायलिंगुअल लेने की कोशिश करूंगी, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे पहले ये है कि अगर आप लोगों ने ये वाला जो थ्योरी नहीं देखी है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की, तो सीडीपी फुल कोर्स में गिवन है, तो देख लीजिएगा, उससे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर सीडीपी चैप्टर वाइज सीरीज में भी ये आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो पहले थ्योरी अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर आप आराम से इसके एमसीक्यूज करेंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और आप लोग को एक अंतर भी समझ आएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? ये प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? तो जो आप भाषा अर्जित कर रहे हैं वो आप अपने एनवायरनमेंट से कर रहे हैं। और दूसरी पॉइंट यहां पर क्या दिया है कि उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखा देते हैं, या फिर उनमें आनुवांशिक रूप से पूर्व प्रवृत्ति होती है। तो ये सब चीजें आप लोग को समझना जरूरी है कि आनुवांशिक रूप मतलब यहाँ पर हेरिडिटी की बात हो रही है, और सिखाना मतलब यहाँ पर एनवायरमेंट की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है एनवायरमेंट और हेरिडिटी के बीच में, आनुवांशिक और वातावरण के बीच में। तो ये किस पर बहस हो गई? प्रकृति एवं पोषण पर बहस। प्रकृति, नेचर एंड नर्चर डिबेट। तो नेचर स्टैंड्स फॉर हेरिडिटी एंड नर्चर स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट। आप लोग थ्योरी वाला सेशन देख लीजिए, उससे और कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। वैसे मैं यहां पर कोशिश करूंगी कि एमसीक्यूज के साथ साथ आप लोगों की जो थ्योरी है या जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो क्षैतिज, लंबवत या फिर दोनों रूप में? तो दोनों रूप में किया जा सकता है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम के बारे में भी मैंने आपको अलग से बताया है, तो आप देख लीजिएगा। और सामान्य महिला में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और याद रखना, वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेबी बॉय एंड एक्स क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेबी गर्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो अब आपने ये क्रम बताना है कि कौन सा है। तो ये ओवम, स्पर्म, ब्लास्टोसिस्ट और फिर जायगोट। तो ऐसा नहीं होता है, ब्लास्टोसिस्ट पहले नहीं आएगा। ब्लास्टोसिस्ट इसमें भी पहले, ये भी कैंसिल हो गया। ओवम, स्पर्म, जायगोट एंड फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिक को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? हेरिडिटी जो होती है वो स्थिर होती है। आपने देखा, आप लोग समझते भी हैं कि हेरिडिटी एकदम चेंज नहीं होती है। एनवायरमेंट ये है कि आज हम इंडिया में है तो अलग एनवायरमेंट है, फॉरेन में जाएंगे तो अलग एनवायरमेंट रहेगा, तो वो होता है डायनामिक। बट जो हेरिडिटी है वो स्टेबल होती है, स्टैटिक बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में। सिक्स्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति? तो जो हेरिडिटी होती है वो क्या होती है? बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। मतलब जो चीज आप एनवायरमेंट से ले रहे हो, सीख रहे हो, उसमें क्या है,
हेरिडिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, वो भी इफेक्ट करती है। तो बिल्कुल ठीक है, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होगा जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होगा, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी तो नहीं है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत है। फिर है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर स्कूल जाते क्यों है अगर ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकृति पोषण। अब आप लोग मुझे लाइव चैट में बताएं कि प्रकृति को किससे डिफाइन किया जाता है और पोषण को किससे। नेचर नर्चर डिबेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन बता सकते हैं। व्यवहार एवं वातावरण, तो देखिए यहाँ पर हेरिडिटी का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वातावरण और जीववाद, तो यहाँ पर भी हेरिडिटी की कहीं बात नहीं हुई है। फिर है वातावरण एवं पालन पोषण, तो ये दोनों एनवायरमेंट की बात हो गई है, यहाँ बिल्कुल सही है। आनुवांशिकी एवं वातावरण, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। फर्स्ट ऑप्शन, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है, तो ऐसा जबकि नहीं किया जाना चाहिए। यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकती, तो इसका कोई लॉजिक पॉइंट नहीं बनता। सी, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। ये सब चीजें थोड़ा सा हेरिडिटरी वाइज कह दी जाती हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। इसमें चूंकि पूछा है वाद विवाद है, तो ये इस तरीके का वाद विवाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ये जो ए ऑप्शन है इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये दो आंसर इसके सही बन रहे हैं कि इस तरीके से काम नहीं होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन ना एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है, कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक सहमत किससे हैं, जबकि हम किसी चीज से ऐसा नहीं कि लड़कियां आक्रामक रूप से खेलों में बेहतर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं, हेरिडिटरी रूप से। बस ये है कि यहां पर थोड़ा सा आनुवांशिक रूप से कह दिया है, तो हम सी ऑप्शन को मानेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वातावरण, जन्मजात, वंशानुक्रम और वातावरण, बिल्कुल ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन की वजह से। ये जो व्यक्तियों में एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये किस वजह से, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन की वजह से। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट आपस में कैसे होते हैं, मतलब प्लस का साइन आता है इनके बीच में, माइनस का आता है, मल्टीप्लाई का आता है या फिर डिवाइड का आता है। तो आप लोग मुझे लाइव चैट में बताएं अभी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच में कैसा साइन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो किस किस के बीच में, बिल्कुल वही हेरिडिटी और एनवायरमेंट, वंशानुक्रम और पर्यावरण। नेक्स्ट है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, ट्रांसफर होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो अब हेरिडिटी का तो काम बता ही दिया, अब इसके साथ और कौन करेगा, तो एनवायरमेंट करेगा, तो वातावरण इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन, जो ये देखिए ये यूपी टेट में पूछे गए हैं, तो जो लोग यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये सेशंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण करते हैं, ठीक है, अब चूंकि नहीं पूछा गया है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, तो विकास जो है प्राणी और उसके पर्यावरण, प्राणी यहां पर उससे खुद से हेरिडिटी को मान लिया। सी ऑप्शन यहां पर देखो क्या दिया है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, जबकि शोधन नहीं है, वो उसको ट्रांसफर हो रहा है। जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मिलते हैं वो जन्मजात विशेषताओं का योग हो जाता है, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। फिर डी है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं संतानों में संचरित होती है, तो बिल्कुल ठीक बात है। डैश जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है, समानता, वंशानुक्रम, निरंतरता, योयुत्सा,
तो वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। देखिए ये बात आ गई ना, योगफल, और यहाँ पर दिया था शोधन है। ये देखिए इसी तरीके से जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप अच्छे से डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट है डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। देखिए वही बात आ गई ना, मल्टीप्लिकेशन होता है एनवायरमेंट और हेरिडिटी का डेवलपमेंट। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट वुडवर्थ का है। अगर आप लोगों ने सीडीपी फुल कोर्स में नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। वह अवस्था जो कि माता के किस वे गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, तो आप लोग बता सकते हैं। ये भी हम लोगों ने एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए यहाँ पर यूपी टेट में पूछा गया 2016 में, और ये एमपी टेट में भी आपसे जो हमारा ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी पूछा गया था। तो डाउन सिंड्रोम। फिर है सामान्य संयुक्त तो कोशिकाओं में गुणसूत्र के, अब चूंकि जोड़ी पूछे है, हालांकि यहां पर कंफ्यूज करने के लिए 46 नहीं दिया, लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा और अगर ऑप्शन में 23 और 46 है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जोड़े अगर पूछे तो 23 और अगर नॉर्मल पूछ लिए तो 46। इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो गाल्टन। यहां पर आप इसको समझ सकते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं, यूजेनिक्स के फादर गाल्टन। फिर बात आ जाती है आनुवांशिकता का गठन है, तो आनुवांशिकता का गठन क्या है? तो भाई आनुवांशिक मतलब हेरिडिटी से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकृति पोषण वाद विवाद में प्रकृति तो नेचर स्टैंड्स फॉर हेरिडिटी। तो यहां पर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताएं लाइव चैट में कि क्या होगा इसका आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? जो बच्चा है वो खाली स्लेट के समान है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वातावरण, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है और उनके इंटरेक्शन से ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो बी कैंसिल हो गया। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, मतलब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि परिवेश से प्रभावित होता है। अब ध्यान से देखना, भाषा व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित और सोनाली का ये मानना है कि वो परिवेश से प्रभावित होती है। तो इन दोनों के बीच में किसकी बात चल रही है? कोई हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट चल रही है। ऑप्शंस देखिए, प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये बिल्कुल गलत है। तो देखिए जहां पर दो ऑप्शन तो बिल्कुल देखते ही साथ कैंसिल हो गए, ठीक है वाले। अब ये बात चूंकि सही नहीं है तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे और हम देखते ही साथ इस क्वेश्चन को हिट कर लेंगे कि ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है ये भी आना चाहिए। देखो DSSB में भी पूछा गया और सीटेट में भी पूछा गया, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक क्वेश्चन आपसे, वही सेम क्वेश्चन आपसे दूसरे एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाए आपको पता नहीं, तो आप सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइए। यदि डैश गुण सूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो XY क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है बेबी बॉय, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यतः आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है, अधिगम, परिपक्वता, समाजीकरण या फिर कोई नहीं। तो जो मैच्योरिटी होती है या जो मैच्योरेशन होता है हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये भी मैंने आपको अलग से, जो आप अगर किसी ने देखी होंगी वो 21 वीडियो, तो आप आराम से उन चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर आप लोग एमपी टेट के 38 सेशन से उनको देखो ताकि उनसे भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। वहां पर भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं।
बच्चे के विकास में आनुवंशिक और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सही है? तो ऐसा नहीं है कि आनुवंशिक और वातावरण दोनों 50-50% हैं। समवयस्कों और जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है कि योगात्मक नहीं है। कैसा है? मल्टीप्लाई में है। आनुवंशिक और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, ये भी गलत है। सहम रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिक, ये ऐसा कुछ नहीं है। बस ये बात ठीक है कि ये योगात्मक नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये देखो, आपसे DSSB में और यहाँ पर CTET 14 में पूछा गया है। मानवीय विकास में आनुवंशिक एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिक और परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। बिल्कुल ठीक बात है कि ये आपस में चेंज होते हैं। किसी टाइम आपका हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है, तो किसी टाइम एनवायरमेंट। तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो चारों ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। ये तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पर क्या बात हो गई कि घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर यह बात हो रही पारिस्थितिक इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम जिसमें हम रहते हैं और जिस सराउंडिंग से हम इंटरेक्शन करते हैं उसके बारे में जहां पर स्टडी की जाती है, तो वो इकोलॉजी कहलाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से? देखो अब ये हमने अभी डिस्कस करा था, फर्स्ट क्वेश्चन था, अब ये DSSB में पूछ लिया गया। तो यहाँ पर ये किस बारे में बात कर रहे हैं? नेचर नर्चर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब डिबेट चल रहा है यहाँ पर कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कोई कह रहा है एनवायरमेंट ज्यादा रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है? आंखों का रंग, तो ये बिल्कुल सही है। आंखों का रंग, कलर ऑफ आई, ये हेरिडिटी की ज्यादा रोल प्ले करेगा। यहाँ पर हेरिडिटी की वजह से आंखों का जो रंग होता है वो डिटरमाइन होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, विकसित होगा नहीं, विकसित किया जा सकता है। हेरिडिटी जो है वो लिमिट सेट कर देती है कि व्यक्ति कितना, कैन वाली जो बात आएगी ना कि कैन, तो यहां पर व्यक्ति कितना विकसित अपने आप को कर सकता है, ये हेरिडिटी रोल प्ले करती है। फिर है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। फिर है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। तो ये बात कहां पर आ गई? हेरिडिटी से संबंधित। फिर है, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उसकी जो क्षमताएं हैं दोनों के बीच में परस्पर, आप प्रशिक्षण दे रहे हैं मतलब उसको वैसा एनवायरमेंट दिया जा रहा है। तो ये वापस किसकी बात आ गई? आनुवंशिकता और पर्यावरण की। ये देखिए DSSB और CTET में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्यतः ये देखा जाता है कि बच्चा थोड़ा बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न है, किसके? आनुवंशिकीय नियम के जरिए। ये बात बिल्कुल सही होती है। तो विभेदीकरण भी तो होता है, टिकटो थोड़ी ना बन जाएगा बिल्कुल के ट्विंस बन गया कि बिल्कुल एज इट इज बन जाए, तो ये विभेदीकरण भी है। तो विभेद यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़का पैदा होने के लिए अभी हमने पढ़ा XY क्रोमोसोम यहाँ पर जिम्मेदार होता है। फिर है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, तो वंशानुक्रम तो होगा नहीं, जैव अजैव जो बायोटेक होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लिंग का निर्धारण होता है तो पिता द्वारा, क्योंकि इनमें XY क्रोमोसोम होते हैं और माता में XX क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है, बालक का विकास परिणाम है तो किसका? वंशानुक्रम का, वातावरण का, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। ये देखो अलग अलग, झारखंड टेट में
छत्तीसगढ़ टेट में आपसे, DSSB में, सी टेट में, आपसे यूपी टेट में, अलग अलग, मतलब एक क्वेश्चन ही कितनी बार पूछा गया है। तो आप लोग जब इतने 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लेंगे। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वंशानुक्रम और वातावरण के योगदान का, योग फल नहीं, योगदान मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कैसी भूमिका होती है? तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर है संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। वंश क्रम मतलब हेरिडिटी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? जो शारीरिक संरचना है उसका मूलभूत स्वभाव कर देगी। आपने देखा होगा अगर किसी के पेरेंट्स हाइट में कम होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं। तो ये क्या है? शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। अब उसको एनवायरमेंट आप ऐसा दे दो, उसका जो खान पान है वो ऐसा रखो, उसको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज एक्टिविटीज कुछ इस तरीके से करवाओ, लेकिन फिर भी हेरिडिटी जो है वो एक लिमिट सेट कर देती है कि हाउ फार वी कैन गो। एक निश्चित उसके बाद भी वो बच्चा लंबा नहीं हो सकता। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो विविधता कौन बताता है? तो आनुवंशिक और पर्यावरण की अंतरक्रिया। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले जो लक्षण होते हैं वो आनुवंशिकता कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है तो वंशानुक्रम और वातावरण के इंट्रैक्शन पर निर्भर करता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक किसकी वजह से? तो दोनों में अंतर क्रिया होगी, दोनों में भिन्नता नहीं, ये देखो, वरना आप केवल सी ऑप्शन वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों पढ़ लो, टिक कर दो, ऐसा नहीं। वंशानुक्रम और वातावरण में इंट्रैक्शन की वजह से होता है किसी भी व्यक्ति में, मतलब दो व्यक्तियों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर है वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। तो वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम प्लस वातावरण या फिर वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण, तो यहां पर ये गुणनफल होता है, याद रखना गुणनफल होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुवांशिकता को एक डैश के रूप में, तो यहां पर ये स्टैटिक होती है, ये डायनामिक नहीं है। एनवायरमेंट डायनामिक होता है, आनुवांशिकता स्थायिक होती है। निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो किसकी वजह से? वातावरणीय कारक मतलब आप शिक्षा की गुणवत्ता, बहुत से अच्छे स्कूल में आप उसका दाखिला करवा दीजिए, उसकी जो न्यूट्रिशन है वो कर दीजिए, कल्चर, ये सब आपके एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। लेकिन जो शारीरिक गठन है, जो एक लिमिट सेट करती है, कौन? हेरिडिटी। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था ना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए सेकंड लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो आनुवंशिकता भाई आंखों का रंग, और यहां पर अगर बालों का रंग आ जाए तो वो भी। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन बताना है, तो वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करती है, ठीक है। शारीरिक गठन में महत्वपूर्ण योगदान है, बिल्कुल ठीक। जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान पैदा करती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं जो समावेशित है, वो एनवायरमेंट भी रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे दो जुड़वा बच्चे हैं, एक कोई इंडिया में है, एक कोई फॉरेन में है, तो वहां पर उसका इंटरेस्ट जो है, उसकी जो पसंद नापसंद है, वो सब कुछ चेंज हो सकती है। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने क्या करा, अपना सेशन कंप्लीट कर लिया है। अब इस जो वन लीनियर फैक्ट्स हैं, अब वो बचे हैं। देखिए यहां पर मैं आपको दिखा दूं, अब ये वन लीनियर फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट के नाम से हैं। हम लोगों ने आज पूरे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। जितने क्वेश्चन इससे अभी तक किसी भी एग्जाम, टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए थे, वो सभी कुछ डिस्कस हो गए एक सेशन में। बस आप एक बार सीडीपी फुल कोर्स वाली वो थ्योरी देख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कल हम पूरे अपने एग्जाम पॉइंट्स के नाम से जो वन लीनियर फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब 3 सेशन में आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है वो फुल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को सेशन पसंद आया, पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जहां पर आप लोग जुड़े हैं वहां पर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से लोगों को इस चीज का लाभ मिल सके। 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, एमपी टेट से पहले कंप्लीट हो जाएगी। बस ऐसे ही आप लोग साथ बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।